मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, अब आइए टाइम करना विजय कुमार चौधरी जी, माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, नगर विकास मंत्री चेयरमैन प्रसाद कुशवाहा जी, सहकारिता मंत्री श्री जय कुमार सिंह जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, जेबीओ और सदस्य, आज फिर एक बार स्टेट लेवल बैंकर्स में भाग लेकर खुशी हो रही है। लगभग हर बार वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जब पहली बैठक होती है SLBC की, उसमें मैंने भाग लेने की हमेशा कोशिश की है और कई बार इस प्रकार की बैठक में मैं अपनी राय रख चुका हूं और बिहार में स्टेट लेवल बैंकर्स समिति के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्री भी प्रधान चुके हैं। रिजर्व बैंक के पदाधिकारीगण यहाँ तक कि गवर्नर भी आ चुके हैं। तो कई बार आप सब लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है और अपनी बात रखने का मौका मिला है। ये ठीक है कि पहले की तुलना में स्थिति में सुधार आया है। हम लोग हर बार CD रेशियो की बात किया करते हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में थोड़ा परिवर्तन आया है। कहाँ 2005-06 में ये 32% था और अब 14-15 में जाकर ये लगभग 44% हो गया। पहले से बेहतरी जरूर आई है, लेकिन अभी भी जो राष्ट्रीय औसत है 78% का, ये काफी नीचे है। और खास करके जो साउदर्न स्टेट्स हैं वहाँ तो CD रेशियो 100% से ऊपर होगा। मतलब पैसा जो बिहार में डिपॉजिट हो रहा है उसका आधा से भी कम हिस्सा बिहार में ऋण के रूप में लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो बिहार में डिपॉजिट हो रहा है वो पैसा निश्चित तौर पर दूसरे राज्यों के लिए उपलब्ध हो रहा है। ये प्रश्न हम लोग हमेशा उठाते हैं और बैंक की तरफ से अपनी समस्याएं गिनाई जाती हैं। लेकिन बहरहाल ये जो द्वंद्व चल रहा है, इस द्वंद्व में पहले से इम्प्रूवमेंट, मैं पहली बात यही कहूँगा, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन अभी बहुत इम्प्रूवमेंट बिहार विकास के रास्ते पर चल पड़ा। अब इसमें जो बैंकों की भूमिका है उसे तो जो विभिन्न बैंक यहाँ बिहार में कार्यरत है उनको अपनी भूमिका निभानी है, क्योंकि बगैर निवेश के कुछ नहीं होगा। और सबको मालूम है कि जो निवेश होता है उसकी फाइनेंसिंग और उसमें बैंकों की भूमिका होती है। तो इस प्रकार से आपकी भूमिका है और आपकी भूमिका जब बेहतर होती चली जाएगी तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। हम हमेशा शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन लोन, और जब हमने यहाँ प्रश्न उठाया था तो स्वयं उस समय के वित्त मंत्री ने आदेश दिया था और उसके बाद उसके लिए इंतजाम किए गए। तो पहले से शिक्षा ऋण की स्थिति में भी सुधार आया है, लेकिन अभी भी वह बहुत ही अपर्याप्त है। एजुकेशन लोन बहुत आवश्यक है। लोगों जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तो हर प्रकार से बैंकों को अपनी भूमिका निभानी। अब बैंक अपना एनुअल क्रेडिट प्लान बनाते हैं। एनुअल क्रेडिट प्लान बिहार जैसे राज्य के लिए उनका टारगेट ही बहुत कम रखा जाता है। अब पिछले साल का टारगेट था 74,000
निर्यात का राशि बहुत कम है, ये कोई ज्यादा राशि नहीं है, कोई खास राशि नहीं है। रुपये की कीमत को देखते हुए ये राशि बहुत मामूली राशि। अब इसके विरुद्ध परफॉर्मेंस को हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिलाकर जो एनुअल क्रेडिट प्लान बनना चाहिए वो जरा बृहद बनना चाहिए, इससे बड़ा कि हर क्षेत्र में विकास हो। एग्रीकल्चर ग्रोथ की संभावना बिहार में बहुत ज्यादा है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की संभावना बहुत ज्यादा है। या अन्य प्रकार के जो सेक्टर है, प्रायोरिटी सेक्टर है, ये नॉन प्रायोरिटी, हर क्षेत्र में इसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा है। इसलिए एनुअल क्रेडिट प्लान का साइज बड़ा होना चाहिए, ये बहुत छोटा है। जब हम बड़ा कहते हैं तो अभी जो छोटा है उससे बड़ा होना चाहिए। यानी जो विकसित प्रदेशों का जो साइज है वो साइज अचानक आप यहाँ के लिए नहीं तय करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इतनी बड़ी आबादी है, 10 करोड़ 26 लाख तो 2011 के सेंसस की रिपोर्ट के हिसाब, और उसके भी 4 साल बीत गए। तो आप कल्पना कर लीजिए कि जो ग्रोथ रेट है हमारा वो बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन तो उस हिसाब से तो अब लगभग ये 11.5 करोड़ के आसपास होगा मिनिमम, कम से कम इस स्थान पर तो जरूर लोग पहुंच चुके हैं। तो इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य में ये महज मामूली 74,000 करोड़ रुपए का प्लान हो, ये अपर्याप्त। मेरा पहला आग्रह होगा कि क्रेडिट प्लान, एनुअल क्रेडिट प्लान के साइज को आप बढ़ाएं और हर सेक्टर में उदारता पूर्वक आप ऋण उपलब्ध कराएं। एग्रीकल्चर रोड मैप लोगों ने बनाया और एग्रीकल्चर रोड मैप के हिसाब से बिहार में एग्रीकल्चर का तो उसके हर सेक्टर के लिए ऋण की गुंजाइश है। और अभी कृषि मंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड के मसले को आपके सामने, अब जो डिफॉल्टर नहीं वैसे लोगों का तो केसीसी का रिन्यूअल हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से कई ऐसे रास्ते आप निकाल सकते हैं जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा आप क्रेडिट दे सकते। और जितने लोग हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में लगे हुए, आज भी बिहार में 76% पॉपुलेशन का 76% हिस्सा अपनी आजीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए कृषि पर कृषि कार्य पर। जब हम कृषि की बात करते हैं तो इसमें जो एलाइड सेक्टर आपको बोलकर जिसको चिन्हित करते हैं वो सब शामिल। एग्रीकल्चर रोड मैप जो हमारा है इसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर सब, और एग्रीकल्चर के लिए जिनकी आवश्यकता है, चाहे सिंचाई की आवश्यकता, हर चीज का उसका सवाल। एग्रीकल्चर के लिए, सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत है तो बिजली भी उसमें शामिल है हमारे रूप। कैसे हम एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेड फीडर बनाएंगे और एक निश्चित समय के लिए हम बिजली उपलब्ध कराएंगे, तो ये सारी चीजें उसमें शामिल। एग्रीकल्चर के जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो जो मेजर इरिगेशन स्कीम्स है, सिर्फ उसकी बात नहीं, माइनर इरिगेशन स्कीम्स हमारे लिए ट्यूबवेल्स है, और इसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका। और हमने पिछले वीडियो में बताया है कि हमने ट्यूबवेल्स के लिए अपनी स्कीम बनाई थी ट्यूबवेल की, तो उसमें फिर बैंकों की दिलचस्पी नहीं थी इस काम की, SLBC की मीटिंग। तो हर वो सेक्टर, एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन, फार्म मैकेनाइजेशन, तो उसके लिए आवश्यकता है। तो हर चीज में उसके प्रोसेसिंग की, फूड प्रोसेसिंग के नाम से आप जानते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेसिंग से भी बहुत लाभ है। वो काफी वैल्यू एडिशन करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और कुल मिलाकर के GDP में वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर एक व्यापक है, डेयरी है, फिशरी है, पोल्ट्री है, हर चीज इसमें शामिल। तो इन सभी क्षेत्रों में उदार रवैया होना चाहिए, और बिहार जैसे राज्य में जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत किया, हम सिर्फ कह नहीं रहे आपको कि आप ये या कुछ खास, हम लोग तो यह कह रहे हैं कि हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर बैंकों का योगदान होता है
तो हमारा जो ग्रोथ है या जो भी ग्रोथ रेट है वो सस्टेनेबल रहेगा, बढ़ेगा भी और सस्टेनेबल रहेगा, क्योंकि हम ग्रोथ रेट के मामले में बहुत आगे जा चुके हैं। डबल डिजिट ग्रोथ रेट हमारा चल रहा है, तो डबल डिजिट जब ग्रोथ रेट है जीडीपी का, तो वैसी स्थिति में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जिस पर 76% लोग डिपेंडेंट है, फिर इसके अलावे माइक्रो फाइनेंसिंग के सेक्टर, अब हम लोगों ने लोगों के बीच में जो काम किया है, खास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, हमारे यहाँ विलंब से काम शुरू, लेकिन जो काम शुरू हुआ उसका जो मॉडल है वो सक्सेस, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब तो जो हमारा जीविका का मॉडल था सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उसी को आजीविका के मॉडल के रूप में स्वीकार, तो नेशनल लाइवलीहुड मिशन बना और उसमें जो प्रोग्राम बनाए देश भर की, तो बिहार में जो प्रयोग हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, पहले वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंस लेकर, ऋण लेकर हम लोगों ने 6 जिलों में उसकी शुरुआत की और 44 ब्लॉक, तो वहां से जो शुरुआत की है पूरे बिहार को उसमें कवर किया, और हमारा लक्ष्य है कि हम 5 साल के अंदर 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन करें। तो 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन जब करेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने परिवार उसमें इन्वॉल्व, कितनी संख्या इन्वॉल्व। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर आप मिनिमम 11 मेंबर को रखेंगे, 1 करोड़ 10 लाख मेंबर, यानी 1 करोड़ 10 लाख परिवार, और उसमें 5 से गुना करिए तो 6 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 50 लाख लोग, यानी पूरी आधी आबादी कवर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के गठन की महत्वाकांक्षी होती, तो इसमें अब जब काम एक्सपैंड कर रहा है और हमारे क्वालिटी के साथ काम एक्सपैंड, हमने जो जीविका का मॉडल अपनाया, जो पहले से सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित जिला स्तर पर जो DRDA था उसके माध्यम से, या फिर विमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, उन सबों को माइग्रेट कराया और एक ही अम्ब्रेला में अब ये पूरा आजीविका के अंतर्गत सब सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। तो 3 लाख से अधिक ग्रुप का फॉर्मेशन हो चुका और 17 तक का टारगेट है कि 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, तो ये वायबल बने। वो इसके लिए जरूरी है कि आपका जो क्रेडिट का है पहले से देने का तरीका, कि साहब पहला क्रेडिट लिंकेज और दूसरा क्रेडिट लिंकेज, तो पहला क्रेडिट लिंकेज आप 50,000 देते थे और दूसरा 1 लाख। तो हमारा सुझाव होगा कि पहला क्रेडिट लिंकेज 1 लाख रुपए का हो, दूसरा क्रेडिट लिंकेज 2 लाख रुपए का हो, और वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को राज्य सरकार की तरफ से भी कई काम किए जाए। हम लोगों ने कई स्कीम्स उनके माध्यम से क्रियान्वित करना, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को वायबल बनाने के और सक्षम बनाने के लिए हम लोगों ने कई कदम स्वयं उठाए, और ऐसी परिस्थिति में अगर बैंकों का भी क्रेडिट लिंक मिलता है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही वायबल हो जाएंगे, और जो हमारा लक्ष्य 10 लाख ग्रुप बनाने का, ये लक्ष्य का विस्तार हो सकता है और ज्यादा ग्रुप बन सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरा एक सुझाव होगा इस SLBC की मीटिंग, कम से कम सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आप विचार करिए, फर्स्ट क्रेडिट लिंकेज और सेकेंड क्रेडिट लिंकेज दोनों का लिमिट आप बढ़ाइए। एक मेरा ये सुझाव होगा आप सब लोगों से। दूसरी बात है कि ये बात बार बार आ गई और मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक ने स्वयं कुछ बातें कही है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुझको ज्यादा करने की जरूरत है। उन्होंने तो एक बात स्वयं कही है, जो क्षेत्रीय निदेशक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक ने जो बात इस स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग में कही, उसी को मान लीजिए आप, उसी के हिसाब से चलिए। अब बैंक ब्रांचेज का सवाल है। देखिए, हम लोग हर बार आप लोगों के समक्ष इस बात को रखते हैं, हमारे यहाँ 8,400 से ज्यादा ग्राम पंचायत, अब 5,298 5,298 पंचायत अभी भी हैं जहां कोई बैंक की शाखा नहीं।
अब ग्राम पंचायत, और एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर सब लोग बैंक के अधिकारी, आप सबको मालूम हमारे ग्राम पंचायतों की संख्या पॉपुलेशन के लिहाज से कम है। हमारे यहाँ एवरेज, अब तो संख्या बढ़ गई होगी, यानी जो पिछला चुनाव हुआ है उस वक्त के हिसाब से हम बता रहे हैं 12,000 का पॉपुलेशन है, 8,000 वोटर्स हैं, अब वो संख्या और बढ़ गई। अब ये पंचायती राज संस्थाओं का भी इस दल का उनका भी आखिरी साल चल रहा है, नेक्स्ट ईयर उनका भी इलेक्शन ड्यू, तो वैसी परिस्थिति में उनकी संख्या, मतदाताओं की संख्या बढ़ चुकी। जब डिलिमिटेशन हुआ और पंचायतों का गठन किया गया, उस समय के हिसाब से 8,000 मतदाता एवरेज, 12,000 पॉपुलेशन, उस हिसाब पर हमारा ग्राम पंचायत गठित। ये दूसरे राज्यों के ग्राम पंचायत की तरह हमारा नहीं, जहां कम पॉपुलेशन पर ग्राम पंचायत गठित की। तो नंबर जो हम बता रहे हैं, तो दूसरी जगहों पर तो और बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत है। तो अन्य राज्यों के ग्राम पंचायत से हमारे राज्य के ग्राम पंचायत की तुलना साइज में नहीं की जा सकती, तो इसलिए और भी ज्यादा आवश्यक है यहाँ बैंक की शाखाएं होनी चाहिए। अब हर चीज हम लोग कह रहे हैं कि बैंक के माध्यम से हो। हमने तो प्रारंभ में भी शुरू किया था, साइकिल योजना, पोशाक योजना लड़कियों के लिए, सब कुछ कोशिश, सफलता नहीं, उनके अकाउंट्स नहीं खुल पाए, तो परेशानी होने लगी। तो फिर तिथि निर्धारित करके हम लोगों ने सीधे हाथ में पैसा बांटना शुरू किया। हम लोग तो चाहते थे कि हमारी सारी स्कीमों को इसके माध्यम से, अब 2007 में जो फ्लड आया था, मैसिव रिलीफ ऑपरेशन था, 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हमारे यहाँ बाढ़ से, और कोई जिले प्रभावित थे 22, और उस समय जो कुछ भी हम लोगों ने रिलीफ का वितरण किया था, जिया का वितरण किया था, वो अनाज के अलावे या फसल इनपुट सब्सिडी हम लोगों ने दी। तो हम लोग सब चाहते थे बैंक से, लेकिन उसमें भी बड़ी कठिनाई है। वही दृश्य 2008 में कोसी की आपदा के बाद देखने को मिला। तो अब जब हर चीज आप हम लोग चाहते हैं, अब एक एक चीज का, अब आपने जनधन योजना का प्रचार किया है काफी तेजी से, और इतने खाते खुले, अभी भी वो सब खाते आपके नॉन फंक्शनल है, ज्यादातर खाते जो आपके अकाउंट से हो, यानी अकाउंट खुल गया लेकिन उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, और आपने भी ये चिंता प्रकट की वो सबको चलायमान बनाया जाए, फंक्शनल बनाया जाए। तो जब हर चीज आप बैंक अकाउंट के माध्यम से करना चाहते हैं, तो वैसी परिस्थिति में वो बैंकों की शाखा होनी चाहिए। अब इस साल के भी जो आपदाएं आई है, कई प्रकार की आपदाएं हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले फसल क्षति हो गई ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, और फरवरी में बहुत ठंड पड़ी, तो 2 महीने में रबी की फसल को उसने बहुत बर्बाद की। इसके बाद कुछ इलाकों में साइक्लोनिक स्टॉर्म आया, और फिर इसके बाद भूकंप, और भूकंप तो आते ही जा रहे हैं, झटके हम लोग झेलते ही जा रहे हैं। लेकिन जहां तक फसल क्षति का सवाल है, फसल क्षति या तो ओलावृष्टि से, या फिर आंधी तूफान से, या चक्रवाती तूफान, और ये निरंतर, अभी 2 दिन पहले भी कुछ जिलों, तो आखिरकार उसका हम लोग आकलन करते हैं। और जो भारत सरकार ने तय किया है, जो डिजास्टर के मामलों में जो राहत प्रदान के लिए जो नॉर्म्स तय किए हैं, अब ये नॉर्म्स तय किए गए हैं कि 33% का भी अगर नुकसान होगा फसल, पहले तो 50% डैमेज होगा, तब उनको अगली फसल के लिए हम इनपुट सब्सिडी देंगे। अब तो वो हो गया कि 33% डैमेज होगा, तब अगली फसल के लिए इनपुट सब्सिडी देंगे। तो कितनी बड़ी संख्या है किसानों की जिनको लाभ पहुंचाना है, और सब हम लोग ये कर रहे हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर स्कीम, NEFT के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तो जब आपकी बैंक की शाखाएं रहेंगी, वो कार्यरत रहेंगे, तभी तो किसानों को इसका फायदा होगा। अब जो दूसरी बात हम आप लोगों के सामने करना चाह रहे हैं, इस आप NEFT के माध्यम से जो हम लोग पैसा दे रहे हैं फसल क्षति के बाद इनपुट सब्सिडी के तौर पर ट्रांसफर कर रहे हैं उनको, तो पता चल रहा है कि काफी विलंब हो रहा है उनके खातों में पैसा।
अभी हमारे लिए सबसे ये ताजा बिल्कुल हाल की समस्या है, वो करंट है, चल रहा। अभी ये आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर हो रहे हैं, अभी ट्रांसफर हो रहे हैं। अब ये शिकायत मिल रही है कि भाई यहाँ से तो हम लोगों ने ट्रांसफर कर, लेकिन वो उनके खातों में पहुंचने में विलंब हो रहा है। तो इस बात लोगों को देखना पड़ेगा, सारे बैंक के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए ये इंतजाम करिए कि एनईएफटी से जो ट्रांसफर हो रहा उनके खातों में तत्काल पहुंच जाए। और अगर बैंक की शाखाएं आपकी पूरी होंगी तो किसानों को जरूरत के मुताबिक पैसा निकालने में सहूलियत होगी, तुरंत सहूलियत होगी। अब आपके ब्रांचेज ही इतने पंचायतों में नहीं, अब इसके अलावा अगर ब्रांचेज है कि ये जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिक एंड मोर्टार, वो कम है। अब उसके बाद स्थिति यह है कि वन मैन ब्रांच, एक ही आदमी आपके वहां, एक ही आदमी के जिम्मे सारा काम है। तो मौलिक तौर पर तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि एक ऑफिसर एक ब्रांच में रहेगा और इतने प्रकार की गतिविधियां प्रतिदिन। आपने अभी कहा कि हम लोग अभी अटल पेंशन योजना के बारे में लोगों को जानकारी दें, ये सब आप जानकारी देते। ऑपरेशन तो थ्रू बैंक है, ऑपरेशन थ्रू बैंक है और आपका एक आदमी, एक तो संख्या कम, रेगुलर ब्रांच ब्रिक एंड मोर्टार स्ट्रक्चर का जो ब्रांच है आपका, तो उसकी संख्या कम, और उसमें भी ज्यादातर बैंक में एक आदमी आपका, और स्कीम्स बढ़ती चली जा रही है। हम लोग सब ट्रांसफर करते जा रहे हैं। इंक्लूजन की बात बहुत जमाने से चल रही है और उसका ही नाम बदल करके इन दिनों और भी कई स्कीम्स को चलाने की कोशिश हो रही है। अच्छी बात है, इंक्लूजन होना चाहिए, हमारा अधिकार है कि एक नागरिक का बैंक का खाता खुलना चाहिए। बहुत जमाने से खुल जाए, लेकिन बैंक का खाता खुल जाए और एक्सेस भी तो होना चाहिए बैंक तक। अब देहात में लोगों को मीलों चलकर बैंक में पहुंचना पड़ेगा, और फिर ये जो ट्रांसफर है उनके लिए जो स्कीम्स चलती है, उनके पैसे का ट्रांसफर हो, उसमें विलंब हो। अब एक व्यक्ति कितनी बार बैंक की शाखा में जाएगा, एक आदमी का ब्रांच, उसकी भी अपनी सीमा है। एक व्यक्ति अकेला कितना देर काम करेगा, कितने हालात है। मैंने पिछली बार की मीटिंग को कभी बार का देखिए, हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन बनता है और ये भवन कोई पुराने जमाने के पंचायत भवन के कंसेप्ट पर हमारा नहीं, ये पंचायत सरकार भवन, ये फुल प्रेजेंट सेक्रेटेरिएट है और उसमें हम बैंक की शाखा खोलने के लिए स्थान देने को तैयार है। हमने तो जब पिछली बार वित्त मंत्री जी आए तो उनकी पॉलिसी में भी हमने ये बात कहा, ये ठीक है ट्रांसफर पोस्टिंग के कारण अब पिछली मीटिंग में जो मौजूद थे उसमें से कितने लोग आज अपनी अपनी जगहों पर हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि जो बातें यहाँ की जाती है उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड रखता हूँ। तो आप अपने रिकॉर्ड की ओर अगर देखेंगे, रेफर करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सब ऑफर तो हम लोगों ने दे रखा है कि साहब हम जगह देने को तैयार है, लेकिन बैंक के ब्रांचेज खुले। अब ये कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ 18,000 की आबादी पर एक बैंक है, जबकि नेशनल एवरेज 11,000 से कम है। अब नेशनल एवरेज 11,000 से कम है, हमारे पंचायत की आबादी कितनी, 12,000 तो आज से 5-6 साल पहले की परिस्थिति पर, आज की स्थिति में तो 15,000 16,000 जरूर हो चुका होगा। तो वैसी परिस्थिति में इसलिए हमने बार कहा था, पिछली बार में फिर जोर देकर आप पंचायत बेसिस पर ही करिए ना, इसके अलावा आपको जितना भी करना है, लेकिन प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बैंक की शाखा हम खोलेंगे। आप यही तय करेंगे तो बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण से ये कारगर हो जाएगा और लोगों को सहूलियत हो जाएगी। और एक बात और है, ये पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल, इसका मैकेनिज्म आपको ठीक करना चाहिए, उसका कुछ न कुछ आपको सिस्टम में वो आपके खाता धारी है या जो बैंक की सेवाओं से जुड़े हुए हैं, बैंक की सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनकी क्या समस्या है, क्या समस्या आती है। अगर उसको सुनने का आप अवसर देंगे, मुझे याद है हम ले जाते थे जब बाहर के यात्रा पर थे
सेवा यात्रा में, तो आपकी जगह पर जो आपके पहले वाले अधिकारी चीफ जनरल मैनेजर, वो हमारे साथ कई बार गए। सेवा यात्रा में जब हम लोगों से मिलने का कार्यक्रम रखते थे तो उसमें वो जाते थे और लोगों की समस्या सुनते थे। तो आप अपना कोई ना कोई सिस्टम ग्रीवांस रिड्रेसल का जरूर रखिए और उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ये कुछ चंद बातें हैं जिसकी तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और एक आखिर में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आपदा आई और ऐसी परिस्थिति में वो डेवलपमेंट होना ही चाहिए। शॉर्ट टर्म को मीडियम टर्म में रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, इसमें प्रावधान भी है। लेकिन एक बात इसमें होनी चाहिए, हम लोगों ने इसके लिए पत्र लिखा, हमारे कृषि विभाग ने इसके लिए पहल भी की और उन्होंने आपके यहाँ भी पत्र लिखा है, जल बैंक को भी लिखा है। ये जो गाइडलाइन है कि 50% क्रॉप डैमेज के बाद ही और सरकार अगर नोटिफाई करे तो उस स्थिति में हम तो आपको जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन हो गया कि 33% क्रॉप डैमेज पर हम सब्सिडी देंगे, यानी किसानों को सहायता देंगे, तो वैसी परिस्थिति में डेफरमेंट यानी जिसको आप रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं तकनीकी भाषा में, शॉर्ट टर्म को मीडियम टर्म क्रेडिट में कन्वर्ट करते रिस्ट्रक्चर करते, तो वैसा करने के लिए भी तो आधार होना चाहिए 33% क्रॉप डैमेज। तो इस बैठक में इस पर भी चर्चा कर लीजिए, आप भी लिखिएगा अपने ऊपर। और हम लोग तो भारत सरकार के साथ इसको कम नहीं है, लेकिन ये जितनी जल्दी हो जाए, अगर हम लोगों के यहाँ से क्योंकि हम लोग को नोटिफाई करना चाहते थे, नोटिफाई करने का अभी 50% क्रॉप डैमेज, तो 33% क्रॉप डैमेज पर अब जब हम उनको सहायता दे रहे हैं तो फिर डेफरमेंट 50% क्रॉप डैमेज वाले का और फिर 50% का क्रॉप डैमेज का अलग आंकड़ा और 33% क्रॉप डैमेज का अलग आंकड़ा, ये कहां से रखा जाए? जितने लोग लाभान्वित हैं, बेनिफिशियरी हैं 33% क्रॉप डैमेज के आधार पर, उनकी तो सूची उपलब्ध है। उसमें से जिनने भी बैंक से कर्ज लिया है उनकी वसूली डेफर हो सकती है। तो ये काम भी साथ साथ करना चाहिए और कोई भी काम समय पर किया जाए उसी का मोल है, उसी का मोल। तो मेरा यही आग्रह होगा और बाकी सब चीज में मैं इतना जरूर आखिर में फिर कहूंगा, पहले से स्थिति इम्प्रूव की, लेकिन अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और आप बैठ रहे हैं यहाँ, जरा अपना एनुअल क्रेडिट प्लान एसीपी को एक्सपेंड कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए। इतनी बड़ी आबादी के राज्य में आप सिर्फ इतना ज्यादा हमारा डिपॉजिट और क्रेडिट का आप इतना छोटा सा स्कीम रखें, ये थोड़ा उचित नहीं जान पड़ता, इससे न्यायोचित। और आप देख रहे हैं यहाँ के लोग डिपॉजिट कितना करते हैं, हम लोगों को बैंक संस्था पर कितना भरोसा है, लेकिन एक बड़ी डाइकोटॉमी है, उस पर हम इशारा करना चाहते हैं। आप लोग इस पर मनन कीजिए कि साहब बिहार के लोग जो डिपॉजिटर हैं वो सबसे ज्यादा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन कर्ज जो ले रहे हैं वो अभी भी बैंकों के बाहर ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। भाई ऐसा डिपॉजिट के लिए बैंक पर भरोसा, तो पूरे तौर पर मन पे ट्रैफिक में है, या आप सिर्फ डिपॉजिट के लिए बैंक खोल के बैठे, क्रेडिट के लिए। और आज भी ऋण खासकर ग्रामीण अंचल में लोग बैंक के बाहर ले रहे हैं। ये आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए एक चुनौती है और एक बहुत अहम प्रश्न है? भाई आजादी के इतने वर्षों के बाद, बैंकिंग सेवाओं के इतने विस्तार के बाद आज यह स्थिति बनी हुई है कि लोग कर्ज के लिए बैंक से ज्यादा बैंक के बाहर के लोगों पर डिपेंडेंट है। उसमें तो कुछ वैध होगा, कुछ वैध नहीं होगा, लेकिन इस स्थिति को निपटने, इस स्थिति से निपटने की बैंकों को तो तैयारी करनी पड़ेगी और बैंकों को तो इस लाइन करना, अपने को बनाना पड़ेगा।
तो इस द्वंद पर भी आप जरा गौर करिए। तो जो आपका डिपॉजिट हो रहा है उस हिसाब से अगर आप क्रेडिट के लिए अपना मुंह खोलेंगे, अपनी तिजोरी की रक्षा की बात आप अभी कर रहे थे, तिजोरी की रक्षा की बात आप करते रहते हैं, इसलिए हमने ही ये कहा कि भाई डीजीपी को भी स्टेट लेवल फैक्टर्स कमेटी में बुलाया है। तो रक्षा की बात आपने कही, पहले भी कही थी, तो हमने कहा था कि भाई डीजीपी को भी यहाँ बुलाइए इस बैठक में। तो डीजीपी इस बैठक में उपस्थित करते, आज भी उपस्थित, सब काम छोड़ करके उपस्थित करते, तो अभी तो समस्या है। लेकिन जो बैंकों में कुछ अपराध की घटनाएं हो रही है, तो इसके लिए भी जरा केस टू केस बेसिस पर एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि हर बार जब ऐसी कोई एक दो घटना होती है तो हम तत्काल पूछताछ करते हैं। तो ये बात पता चलती है कि जो इसके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है, कि आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए जो एक मीटिंग में बैठ करके एक उसके लिए प्रोटोकॉल बना है कि कैसे खबर करेंगे और क्या करेंगे। तो कभी कभी देखा के जाता है कि उसका पालन हो, तो जरा अंदरूनी व्यवस्था को यूज करना चाहिए। तो हम लोग हर प्रकार से बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी सहयोग की आवश्यकता है, हम हमेशा उस सहायता को उपलब्ध कराने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। लेकिन साथ साथ जो हमारी अपेक्षा है कि आप बैंकिंग सेवाओं को सर्वसुलभ बनाने के लिए आप भी जरा दो कदम बढ़िए। ऐसा नहीं थोड़ा बढ़ रहे हैं, कदम तो नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन पैर थोड़ा खिसकाए हैं जरूर। तो अब इसको जरा सा कदम बढ़ाइए ताकि इससे सबका भला होने वाला, देश की पूरी अर्थव्यवस्था को इसका लाभ मिलेगा और बैंकिंग सेवाओं का और ज्यादा विस्तार। और अब जब आपको इतना प्रॉफिट है तो जरा स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाइए। देखिए हम तो गलवा बिना स्टाफ स्ट्रेंथ के नहीं होगा, टेक्नोलॉजी से तो सब काम हो रहा है। अब वो ठीक है, अभी भी इस देश में डिजिटल डिवाइड है, बात हो रही है कि एक हम करें, इसमें समता लाने की कोशिश करें, ये सब प्रयास हो, लेकिन जो आपके का स्टाफ स्ट्रेंथ है उसको भी आपको बढ़ाना। अब तो इतनी गतिविधि है, इतना आपकी आमदनी बढ़ रही है, पहले वाली बात थोड़ी है। अब पहले से स्थिति बेहतर हुई है तो थोड़ा बहुत उसका एक हिस्सा जरा लोगों के रिक्रूटमेंट में भी लगाइए और उस तरह की गतिविधि को आप बढ़ा सकते, क्योंकि एक ऑफिसर एक बैंक ये व्यवस्था आपकी बहुत योगी नहीं हो सकती, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। इन सबकों के साथ आप इस एसएलबीसी बैठक में पिछले वर्ष की वृहद समीक्षा करेंगे, अगले साल के लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और परस्पर सहयोग के वातावरण में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ने की गति को, आगे बढ़ने की गति को बहुत तेज करने की आवश्यकता है। तो इन सबकों के साथ मैं आप सब अपनी शुभकामनाएं देते हैं, अपनी बातें समाप्त करता हूँ।